निकलते निकलते उसे वहीं देर हो गई। सुबह से उसका सिर भारी था। सोचा था घर जल्दी जाकर थोड़ा आराम करेगा, पर उठते समय ही बॉस ने एक जरूरी फाइल भेज दी। उसे निपटाना पड़ा। वैसे ये काम रमेश का है, पर वो धूमकेतु की तरह उदय को दांत निपोरकर बोला, यार आज मेरा ये काम तू निपटा दे, मेरे दांत में दर्द है, डॉक्टर को दिखाना है, प्लीज कट कर दे। बाप रे, बुढ़ा कच्चा चबा जाएगा। आजकल वो कट खाना कुत्ता बना है। क्यों, क्या हुआ उसे? वो ठीक ठाक तो है, कुछ ठीक ठाक नहीं, सब गड़बड़ हो गया है। क्या गड़बड़ है? इस उम्र में उसकी बीवी ठेंगा दिखाकर भाग गई है, तभी तो बौखलाकर अब हमारे ऊपर गरज रहा है। रमेश निकल गया और संजीव लेट हो गया। पत्नी भारती और 10 वर्ष की बेटी चांदनी उसकी प्रतीक्षा में थे। उसे देखते ही भारती चाय का पानी रखने गई। संजीव सीधा बाथरूम गया फ्रेश होने। एक गैर सरकारी दफ्तर में मामूली क्लर्क है वो। मामूली परिवार का बेटा है। उसके पिता भी क्लर्क थे। उसका जीवन भी मामूली है। मामूली रहन सहन, मामूली पत्नी, मामूली समाज में उठना बैठना, पर वो अपने जीवन में संतुष्ट है, सुखी है। कारण ये है कि उसकी आशाएं, योजनाएं, मित्र सभी मामूली है। मामूली जीवन में फिट होकर भी संजीव एक जहाँ ट्रैक से अलग हट गया है, वो है बेटी चांदनी का पालन पोषण। अपने वेतन की ओर ध्यान न देकर, भारती की आपत्ति को नजरअंदाज कर उसने बेटी को एक महंगे अंग्रेजी माध्यम स्कूल में डाला है। उसका वेतन हाथ में आता है 7,000 रुपये। इस महंगाई के जमाने में क्या होता है उसमें, पर भारती अपनी मेहनत, सूझबूझ और सुघड़ता से बड़े सुंदर ढंग से घर चला लेती है। किसी प्रकार का अभाव बोध पति या बेटी को नहीं होने देती। पुराना घर और साथ में चारों ओर छुट्टी जमीन संजीव की एकमात्र पैतृक संपत्ति है। किराया बचता है और खुली बड़ी जगह में रहने का सुख भी है। भारती भी मामूली घर की बेटी है। सम्मिलित परिवार था। माँ चाची मिलकर घर का काम करती। दादी माँ भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठती थी। मिर्च मसाले कूटती, दाल चावल गेहूं बीनकर साफ करती। इसीलिए शादी से पहले भारती को काम नहीं करना पड़ा था, पर शादी के बाद सारा काम उसने अपने सिर पर उठा लिया और उसे खुशी ही मिली। अपना घर, अपना पति और अपनी बच्ची, उन सब के लिए कुछ भी कर सकती है। प्राइवेट स्कूल में बेटी को डालने के बाद तो झाड़ू बर्तन भी खुद ही करती। महीने के 500 रुपये बच जाते। उसने वास्तव में घर को खुशहाल बना रखा था, क्योंकि उसने अपने घर में देखा था कि निर्धनता में भी कैसे सुखी रहा जाता है। वहाँ 30 त्योहार बड़े उत्साह से मनाए जाते। पूड़ी कचौरी लड्डू गुजिया बनते। हर मौसम का अचार पड़ता। यहाँ तक कि मार्च अप्रैल में मिट्टी के नए क्लच में गाजर मूली का पानी वाला अचार पड़ता। पापड़ बनते, बड़ियाँ तोड़ी जाती। अभावबोध कभी नहीं रहा। उसी ढंग से उसने अपने इस घर को भी सुख का आशियाना बना रखा था। पति की हर बात मानकर चलने वाली भारती ने विरोध भी किया था बेटी को इतने महंगे स्कूल में डालने के लिए, पर बाप बेटी दोनों की इच्छा देख वो चुप हो गई थी। चाय के साथ गरम पकौड़े लेकर आई भारती संजीव के पास बैठ गई। चांदनी पार्क में खेलने गई थी। सुनो जी, वो बंसल जी आज फिर आए थे। पकौड़े खाते खाते संजीव के माथे पर बल पड़ गए। कब? आज तो तुम लेट आए हो। तुम्हारे आने के 10-15 मिनट पहले। चाय का घूंट भरकर उसने एक और पकौड़ा उठाया। अब क्या चाहिए? मैंने तो मना तो कर दिया। अरे गुस्सा क्यों करते हो? वो तो निमंत्रण देने आए थे। किस बात का निमंत्रण? उनकी सोसाइटी आंचल का मुहूर्त है कल। मतलब गृह प्रवेश। उन बड़े बड़े लोगों में हम जैसे मामूली लोगों का क्या काम? भारती बहुत ही धीर गंभीर है, शांत स्वर में बोली। देखो, मान के पान को भी आदर देना चाहिए। वो बड़े बड़े लोगों की सोसाइटी है, सब जानते हैं, पर उन्होंने हमें निमंत्रण दिया है तो मान देकर ही फिर हमें उनका भी मान रखना चाहिए। तुम बहुत ही भोली हो। आज के संसार में तुम जैसी को बेवकूफ माना जाता है, क्योंकि तुम चालाक लोगों के छक के पंजे नहीं पकड़ पाती। अरे मानवान कुछ नहीं, स्वार्थ है उनका सिर्फ। भारती अवाक संजीव का मुंह देखने लगी।
अब क्या सोसाइटी तो बन चुकी है, उसका धंधा है सोसाइटी बनाना। एक बन गई तो क्या काम छोड़ देगा? चौहान का घर खरीद रखा है, अब दूसरी सोसाइटी वहाँ बनेगी। वो जगह कम है, साथ में लगा है हमारा घर। हमारा घर पुराना व छोटा है, पर जमीन कितनी सारी है, ये मिल गई तो यहाँ आंचल से दुगनी बड़ी सोसाइटी बनेगी। पर चांदनी तो जाने के लिए उछल रही है, उसकी स्कूल की 2 सहेलियां भी वहाँ आ रही हैं। वो बच्ची है, एक काम करते हैं, कल शनिवार है, आधी छुट्टी तो है ही, सोमवार को सरकारी छुट्टी है, चलो उसे आगरा घुमा लाते हैं, वो खुश हो जाएगी। और तुम भी तो अपनी बुआ से मिलने की बात कब से कह रही हो, 2 दिन उनके घर में भी रह लेंगे। भारती चहक उठी, सच तब तो बड़ा अच्छा होगा, चांदनी खुश हो जाएगी ताजमहल देखकर, पर आखिरी महीना है, हाथ खाली होगा। अरे वो जुगाड़ हो जाएगा। दूसरे दिन शनिवार को ही संजीव सब परिवार आगरा चला गया, लौटा मंगलवार को। रविवार को सोसाइटी में गृह प्रवेश समारोह था, आते आते रात हो गई। गेट के सामने से ही आंचल सोसाइटी पर नजर पड़ी। 150 फ्लैटों में बस 4 से 6 फ्लैट ही बंद है, बाकी फ्लैटों की खिड़कियां दूधिया रोशनी से झिलमिला रही हैं। खिड़कियों पर पर्दे पड़े हैं। भारतीय अवाक फिर बोली, अरे लोग रहने भी आ गए। रिक्शे से बैग उतार पैसे चुका रहा था संजीव, उसने नजरें उठाई, फिर देखकर बोला, तो क्या घर खाली पड़ा रहता? दिल्ली में किराया तो आसमान छूता है। पार्टी जबरदस्त हुई होगी, क्यों नहीं? बड़े लोगों की पार्टी थी, खाना पीना नाच मस्ती सभी कुछ। अच्छा हुआ कि हम नहीं गए। संजीव हंसा, ऐसे लोगों में हम चल नहीं पाते, तभी निकल गया था। चलो पड़ोस बसा, रोशनी चहल पहल रहेगी। सुना पड़ा था शहर लगभग सीमा के पास है, तभी आबादी कम है। इतने बड़े लोगों के बीच बंसल जी को हमें बुलाना नहीं चाहिए था। अरे उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। दूसरी सोसाइटी में बड़े फ्लैट का लाखों रुपया का चारा जो डाल रखा है। संजीव ने गलत नहीं कहा। आंचल बनाते समय ही उसकी नज़र इस घर पर थी। घर तो पुराना और जर्जर है, पर साथ में जमीन बहुत सारी है। कुल मिलाकर 3 बीघा तो होगी। ये मिल जाती तो 4 स्विमिंग पूल, कम्युनिटी हॉल बनता तो इन्हीं फ्लैटों के दाम 10-10 लाख रुपए और बढ़ जाते। एक फ्लैट और 20-30 लाख रुपए कैश देने को तैयार था। रातों रात संजीव की आर्थिक दशा सुधर जाती। भविष्य सुनहरा होने के साथ ही साथ सुख आराम से भरपूर सुंदर झिलमिलाता घर मिलता। एक उच्च समाज का प्रवेश पत्र भी हाथों हाथ मिल जाता, पर संजीव नहीं माना। मामूली आदमी जो ठहरा, उसके लिए ग्लैमर से ज्यादा अपनी जड़, अपनी पहचान कीमत रखती थी। निर्धन पिता से पाई एकमात्र संपत्ति थी ये घर। इसको वह जीवन भर संभाल कर रखना चाहता था। भारती भी घर में बहुत संतुष्ट थी। दिन रात घर की सफाई और साज सज्जा में लगी रहती थी। घर की मरम्मत के लिए खर्चे से बचाकर पैसे भी जोड़ रही थी। उसे बस एक ही चिंता थी, सो एक दिन संजीव से बोली, सुनो जी, दोनों ओर ऊंची ऊंची सोसाइटी बन गई है तो हमारे घर की धूप हवा रोशनी एकदम बंद हो जाएगी। संजीव चाय पी रहा था, हंसकर बोला, कुछ भी बंद नहीं होगा। क्यों? अरे दोनों सोसाइटी हमारे अगल बगल में है, मतलब उत्तर और दक्षिण में, पर पूरा पश्चिम तो एकदम खुला है, कभी बंद होगा ही नहीं। सामने चौड़ा हाईवे, पीछे सरकारी कॉलेज का खेल मैदान, उगते और डूबते सूरज की पहली से लेकर अंतिम किरण हमारे घर में खुशियों की तरह बिखरी रहेगी। हवा धूप की चिंता हमें नहीं। भारती ने चैन की सांस ली। संजीव उसकी हर समस्या का हल कितने आराम से कर देता। घर में भले ही 1000 असुविधा थी, पर भारती तृप्त थी, संतुष्ट थी। संजीव जैसे पति को पाकर सोसाइटी आंचल के मुहूर्त के बाद 5वें दिन लगभग 11 बजे का समय था। भोला सब्जी का ठेला लेकर आया। भाभी जी, ताजी भिंडी लाया हूँ, बिक्री की शुरुआत करा दो। भारती के घर की जमीन पर केले और पपीते खूब उगते थे और 4 दीवारी पर सेम की बेल भी खूब फलती थी। बोला सब ले जाता, बदले में हिसाब से दूसरी सब्जी दे जाता। भारती और उसका यह हिसाब किताब बहुत पुराना था। इस तरह सब्जी खरीदने के पैसे बचा लेती थी वो। भारती भिंडी छांट रही थी कि एक चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। चालक की सीट से एक युवती झांकी।
हाय, सकपका गई भारती। इतनी अभिजात महिला से इससे पहले कभी संपर्क नहीं हुआ था उसका। हाय के उत्तर में क्या कहे ये भी उसे नहीं पता। थोड़ी सी घबराहट के साथ उसने कहा, जी। युवती उतर आई। उससे 4-5 साल बड़ी ही होगी, पर बड़े घर की छाप, वेशभूषा, हाव भाव और महंगे कॉस्मेटिक ने उसको बहुत कोमल और आकर्षक बना रखा था। सुंदर तो थी ही, गोरी चिट्ठी, तराशे नैन नक्श और सुगठित लंबा तन भी। शरबती रंग की शिफॉन साड़ी, मैचिंग ब्लाउज, कंधों तक कटे बाल और धूप का चश्मा सिर के ऊपर चढ़ाया हुआ, हाथ में मोबाइल। नमस्कार, मैं आंचल सोसाइटी में नई नई आई हूँ। वो तो भारती देखी समझ गई थी, कहने की जरूरत ही नहीं थी। ऐसी गाड़ी व व्यक्तित्व भला और किसका होगा। यहाँ के पुराने रहने वाले कम ही हैं जो वे लगभग उसी के स्तर के हैं, पर ये तो घबराकर भिंडी की टोकरी छोड़ उसने हाथ जोड़े। नमस्कार, मैं सुदर्शना फाइन आर्ट्स अकादमी में काम करती हूँ, अकेली हूँ। 105 नंबर फ्लैट मेरा है। आपका नाम? जी, भारती। सुंदर नाम है। मैं आपसे थोड़ी मदद चाहती हूँ। यहाँ आबादी कम है, अपनी कॉलोनी से बस आपको ही देख पाती थी। युवती के सहज व्यवहार ने उसे भी सहज बना दिया। कुछ लोग इतने सहज सरल होते हैं कि अगले ही पल में उनसे दूसरे लोग घुल मिल जाते हैं, उन्हें अपना समझने लगते हैं। सुदर्शना उन लोगों में से एक है। कहिए, मैं क्या कर सकती हूँ? यहाँ ही बात करें या? लज्जित हुई भारती को अपनी भूल का अनुभव हुआ। नहीं नहीं, आइए अंदर बैठते हैं, वो मुड़ी तो भोला ने कहा। भाभी जी, भिंडी तू छांट कर दे जा। फिर भारती उस महिला की ओर मुखातिब हुई। चलिए। युवती हंसी। तुम मुझसे छोटी हो, दीदी कह सकती हो। भारती खिल उठी। इतने बड़े हाई फाई लोग ऐसे सीधे सरल भी होते हैं। बैठक में लाकर बैठाया। सुदर्शना ने मुग्ध होकर देखा। पुराना घर, पुराना साज सामान। उनको भी भारती ने झाड़ पोंछकर इतने सुंदर ढंग से सजा रखा था कि देखते ही आंखों में ठंडक पहुंच जाए, मन खुश हो जाए। तुम तो बहुत ही सुगृहिणी हो। घर को कितना सुंदर सजा रखा है। लजा गई भारती। उसकी प्रशंसा सभी करते हैं, पर इनके द्वारा की गई प्रशंसा में दम था। नहीं दीदी, मामूली साज सामान, उसी को तुमने असाधारण ढंग से सजा रखा है। तुम्हारे पति तुमसे बहुत खुश रहते होंगे। पानी पानी हो गई वो अपनी प्रशंसा सुन। पल में सुदर्शना उसे अपनी सगी सी लगने लगी। चाय लेंगी या कॉफी? कुछ नहीं, बस तुमसे एक सहायता चाहिए। कहिए। भारती ने घड़ी देखी। आज शनिवार है, बाप बेटी दोनों का हाफ डे है, जल्दी लौटेंगे और खाने की तैयारी कुछ नहीं हुई। चिंता होने लगी उसे, पर सुदर्शना का साथ अच्छा भी लग रहा था। मेरा किराए का घर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। पुरानी कामवाली यहाँ नहीं आ सकती। यहाँ कोई मिली नहीं, एक कामवाली चाहिए। कामवाली? भारती सकपका गई। असल में कामवालियों से परिचय नहीं था उसका, सारा काम खुद करती थी। संजीव ने कई बार कहा भी, पर वो तैयार नहीं हुई। बेकार में 600-800 रुपये महीना चले जाएंगे। उन्हें पैसों से साग भाजी का खर्चा निकल आता है। मैं अकेली हूँ। 8:30 बजे निकलकर 5:30 बजे तक लौटती हूँ। खाना नाश्ता सब बनाना पड़ेगा। छुट्टी के दिन दोपहर का खाना भी, दूसरे दिन रात का खाना, बाकी सफाई, कपड़े, झाड़ू, बर्तन, सौदा लाना सुबह 6:30 बजे आ जाए, फिर शाम भी 6 बजे। पैसा जो मांगेगी दे दूंगी। भोला इतने में भिंडी लेकर अंदर आ गया। भाभी जी, रसोई में रख दूं? रख दे। सुन भोला, कोई काम वाली ला देगा? किसके लिए? ये मेरी दीदी हैं, आंचल सोसाइटी में रहने आई हैं। अकेली हैं, काम वाली को सारा काम, सौदा लाना भी सब करना पड़ेगा। सुबह व शाम आना है। भाभी जी, मेरी दीदी हैं, काम खोज रही हैं। तेरी दीदी? अब क्या कहूँ। अलीगढ़ के पास एक गांव में ब्याही थी। 8 बीघा जमीन, पक्का घर, 2 बच्चे 8वीं और 6ठी में पढ़ने वाले। जीजा जी अचानक चल बसे। देवर ने मार पीट कर भगा दिया। जमीन का हिस्सा नहीं देना चाहता। 2 महीने से यहाँ आई हुई है। मेरी ठेले की आमदनी है। घर में माँ, अपने 2 बच्चे, बीवी परेशानी है तो तू जाकर ले आ उसे। मेरा ठेला यहाँ छोड़ जा। सुबह की बिक्री नहीं होगी, उससे शाम को ले जाऊंगा। ठीक है। फ्लैट नंबर 105। देखिए, मेरी दीदी हैं, अकेली रहती हैं, नौकरी पर जाती हैं, समय पर काम चाहिए। जी, मैं दीदी को सब समझा दूंगा। भोला चला गया। सुदर्शना ने बड़ा उपकार
उपकार किया तुमने मुझ पर। फ्लैट में तो कोई किसी की सहायता नहीं करता, क्यों? सुदर्शना हंसी। बड़े बड़े लोग हैं सब, सभी अपने को दूसरे से बड़ा समझते हैं, आपस में आना जाना भी नहीं, बस चढ़ते उतरते हाय हेलो। अब जो भी काम हो यहाँ आ जाइए अपना घर समझकर। तभी संजीव चांदनी को लेकर बाइक से घर लौटा। भारती ने आपस में परिचय कराया, मेरे पति संजीव और ये हैं सुदर्शना दीदी, आंचल सोसाइटी में नई आई हैं। पता नहीं, संजीव एकदम चौंका या सहमा, शायद अस्तर के अंतर को समझ संकुचित हुआ। एक पल रुककर उसके हाथ उठे। नमस्कार जी। नमस्कार, ये मेरी बेटी चांदनी प्राइवेट स्कूल में 8वीं में पढ़ती है। सुदर्शना उसने उसे गोद में खींच माथे को चूमा। बड़ी प्यारी बच्ची है तुम्हारी, अब मैं चलूं? भारती ने रोका, घर में तो खाने पीने का जुगाड़ है नहीं, काम वाली शाम को आएगी तो आप दोपहर में खाना हमारे साथ खाइए। अरे नहीं, मैं कैंटीन से लंच पैक कराकर लाई हूँ, वो खराब हो जाएगा। संजीव जल्दी से बोला, नहीं नहीं, तब तो नहीं रोकेंगे आपको। भारती ने अवाक हो संजीव का मुंह देखा, इतने वर्षों से उसे देख रही है। उसे संजीव का आज का व्यवहार बड़ा ही अजीब लगा। वो लोगों को खिलाना बहुत पसंद करता है, दोस्त आते हैं तो जबरदस्ती उनको खाना खिलाकर भेजता है। असल में उसे भारती के हाथ से बने स्वादिष्ट भोजन पर गर्व है। आज स्वभाव के विपरीत आग्रह करना तो दूर, सुदर्शना को भगाने को उतावला हो उठा था। क्या उसे भी पहली सुदर्शना जैसी एलिट क्लास की महिला को देखकर घबराहट हुई जैसे उसे हुई थी? पर सुदर्शना वैसी नहीं है, वो बहुत अच्छी है। 2 मिनट बैठ बात करता तो समझ आता, जैसे वो समझ गई है। सुदर्शना ने उनसे विदा ली। जाते समय फिर चांदनी को प्यार किया, सबको अपने फ्लैट पर आने का निमंत्रण दिया और चली गई। कुछ देर बाद जब सब खाने बैठे तब चांदनी ने कहा, मैं आंटी को जानती हूँ। संजीव चौंका, रे कैसे? हमारे स्कूल की चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन करने आई थी, ये फाइन आर्ट अकादमी की डायरेक्टर हैं। भारती का मुंह खुल गया। हाँ मम्मी, और इनके बनाए चित्र लाखों में बिकते हैं। बाप रे, देखने में लगता नहीं, इतनी सीधी सादी है ना जी। संजीव खाने में मस्त था, शायद सुना ही नहीं। चौका, क्या कह रही हो? सुना नहीं? सुदर्शना जी कितनी बड़ी नौकरी पर हैं, इनके चित्र लाखों में बिकते हैं, पर देखो कितनी अच्छी हैं, हम लोगों से कैसे घुल मिल गई, लगता ही नहीं कि इतने ऊंचे स्तर की हैं। हाँ हाँ, वो तो है, पर भारती, हमारे और इनके स्तर में बहुत बड़ा अंतर है, तुम ज़रा संभल कर मिलना जुलना। अरे वो मैं समझती हूँ, मैं तो गई नहीं, वही मदद मांगने आई थी। सो भोला सब्जी वाले की बहन को उनके घर काम पर लगा दिया है, बस अब कौन रोज रोज आएंगी वे। संजीव ये भी ठीक है सोचकर चुप हो गया, पर इन लोगों ने जैसा सोचा था कि बात आई गई हो गई, ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सुदर्शना ने खुद ही बार बार आकर घनिष्ठता बढ़ा ली। स्वभाव भी उसका इतना मधुर और मिलनसार था कि ये लोग भी उससे घुल मिल गए। वो चांदनी की आदर्श, भारती की स्नेहमयी दीदी और संजीव की शुभ चिंतक बन गई। भोला भी बड़ा खुश था, उसकी दीदी को सुदर्शना मोटा वेतन देती और रोज ही कुछ न कुछ घर ले जाने को देती। उसका आर्थिक संकट भी दूर हो गया। अब भारती के घर सुदर्शना का आना जाना बहुत हो गया। धीरे धीरे संजीव भी खुल गया उसके सामने। अब तो घर की व्यक्तिगत बातें भी उसके सामने करते या परिवार नहीं हिचकता। जैसे उस दिन दीवार पर फ्रेम की चांदनी के बनाए 2 चित्रों को देख उसने कहा, चांदनी का हाथ बहुत अच्छा है, इसे आर्ट स्कूल में क्यों नहीं भेजती? भारती ने जवाब दिया, स्कूल से लौटते समय होमवर्क भी रहता है, पर वहाँ शाम की क्लासेस भी होती है, शनिवार और रविवार को, तो क्या परेशानी है? नहीं, असल में पूरे वर्ष की फीस जमा करते हैं वहाँ। अब एकदम 24,000 रुपये। सुदर्शना चुप हो गई। 1 हफ्ते बाद चांदनी का जन्मदिन आया। शाम को बच्चों की पार्टी हो गई। रात को खाने पर सुदर्शना को बुलाया था भारती ने। उस दिन वो कुछ काम में व्यस्त थी, देर से आई। 11 बजे के आसपास चांदनी को लेकर एक बार बाजार गई थी। उसे सुंदर सा एक ड्रेस खरीद दिया। रात खाने पर आई तो सबसे पहले उसने चांदनी को खूब प्यार किया, आशीर्वाद भी दिया। फिर बोले, भारती, मैंने चांदनी को कोई गिफ्ट नहीं दिया अभी तक।
भारती से पहले संजीव बोल पड़ा, अरे इतना महंगा ड्रेस, वो गिफ्ट नहीं, गिफ्ट ये है। उसने एक लिफाफा बढ़ा दिया संजीव की ओर। संजीव हैरान था, क्या है ये? बर्थडे गिफ्ट। चांदनी के होठों पर दबी मुस्कान, अर्थात उसे पता है कि इसमें क्या है। संजीव ने भारती की ओर देखा, उसने असमंजस से सिर हिलाया, उसे भी कुछ पता नहीं था। संजीव ने सोचा इसमें चेक होगा, खोला तो चौंका, मुंह से निकला, अरे ये कब? खिलखिला उठी चांदनी, जब ड्रेस लेने गई थी। आर्ट कॉलेज में चांदनी के भर्ती होने की पूरे 2 वर्ष की फीस 48,000 रुपये की रसीद। संजीव के पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी। भारती ने भी देखा, वो कुछ बोलती कि सुदर्शना ने रोका, देखो भारती, आज खुशी का दिन है। चांदनी को मैं अपनी बेटी मानती हूँ, उसके लिए 2 रुपये का सामान लाने में भी मुझे बड़ा सुख मिलता है। मैं तुम लोगों को अपना मानती हूँ, तुम लोग भले ही मुझे पराया समझते हो। व्यवहारिक ज्ञान भारती को संजीव से ज्यादा है, उसने बात संभाली, नहीं दीदी, आपको भी हम परिवार का हिस्सा समझते हैं, तो फिर इतने परेशान क्यों हो? संजीव अब तक संभल गया था, बोला, सुदर्शना जी, रकम बहुत बड़ी है। देखिए संजीव जी, मैं संसार में एकदम अकेली हूँ, मेरी आय काफ़ी है। मेरे लिए ये सज़ा है कि मेरे पास कोई नहीं है जिस पर मैं 10 रुपये भी खर्च करूँ। पता नहीं किस अच्छे काम के चलते इतने दिनों बाद मुझे एक ऐसा परिवार मिला जो मुझे अपना लगा, जिसने मुझे अपना समझा। कृपया कुछ करके मुझे सुख मिले तो मुझे रोककर उस सुख से वंचित मत करिए। यह कहकर उसने हाथ जोड़े। भारती लिपट गई उससे, ना दीदी, आप जो मन में आए करिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। चांदनी आपकी ही बेटी है। दोनों के बीच अस्तर के नाम की जो कांच की दीवार थी वो झंझनाकर टूट गई। सुदर्शना इस परिवार की सदस्य बन गई। वास्तव में इन लोगों को याद ही नहीं रहा कि सुदर्शना पड़ोस में रहने वाली एक पारिवारिक मित्र भर है। उसके बिना ये लोग अब कुछ सोच भी नहीं सकते थे। घूमना, खाना, भविष्य योजना, यहाँ तक कि आर्थिक योजना, सब कुछ में सुदर्शना शामिल हो गई थी। संजीव ने थोड़ा रोकने का प्रयास न किया हो, ऐसी बात नहीं, पर चांदनी व भारती की खुशी देख वह चुप रह जाता था। धीरे धीरे घर की काया पलट हो रही थी। सबसे पहले उसने एक माली लगाया जिससे बगीचा सज संवर जाए। वो अकादमी में काम करता, रविवार पूरा दिन यहाँ काम कर जाता, वेतन नहीं लेता, पैसों की बात करते ही हाथ जोड़ता, मैडम जी का बहुत उपकार है मेरे ऊपर, आप उनके अपने हैं, पैसे की बात ना करें, बहुत ले रखा है उनसे। भारती को ठंड में काम करने में कष्ट होता है, जल्दी ठंड लग जाती है। उसने भोला की दीदी को भारती के घर काम करने के लिए लगा दिया। 8 बजे के बाद आकर पूरा काम करती, यहाँ तक कि साग सब्जी दाल भी रात के लिए बना जाती। रात को भारती बस गरम रोटी सेकती थी। इस बीच भारती का जन्मदिन आया तो उसे एक माइक्रोवेव गिफ्ट कर दिया। सुदर्शना से परिचय होने के बाद भारती के परिवार में मानो सुख उल्लास की बाढ़ आ गई। सुखी परिवार तो पहले भी था, पर अब एक मजबूत घने पेड़ की छाया और मिल गई। काम है नहीं, चिंता भी कुछ नहीं, तो भारती नित नया कुछ व्यंजन या पकवान बनाती। अब हाथ में पूरा समय है तो उसने पुराने सामानों की सफाई भी शुरू की। उसे सुदर्शना की याद आई। कुछ हफ्ते पहले ही उसकी तबीयत खराब हुई थी, तब भारती अधिकतर समय उसी के पास बैठी रहती, सूप, चाय, कॉफ़ी बनाकर पिलाती, बातें करती। उस समय पूछा था, दीदी आप इतनी सुंदर, पढ़ी लिखी, इतनी बड़ी नौकरी, आपके पिता भी कितने बड़े डॉक्टर थे, जैसा कि आपने बताया, तो आपकी शादी नहीं की उन्होंने? वो हंसी। सबको परिवार, पति, संतान का सुख नहीं मिलता, पर क्यों दीदी? अरे मैं कुंवारी नहीं, शादी हुई थी मेरी, पूरे 7 फेरे, सिंदूर दान, सब कुछ। चौकी भारती, हाय कैसा न्याय है, इतनी नेक है दीदी, और उनको विधवा का जीवन। दीदी आपके पति का देहांत कैसे हुआ था? सिहर उठी थी सुदर्शना। अरे ना, वे जीवित हैं, सुखी हैं, स्वस्थ हैं। तो क्या उन्होंने आपको छोड़ दिया? नहीं रे, वे मुझे कभी नहीं छोड़ते, पर मजबूरी थी। देख, एक तो हम दोनों ही नाबालिग थे, स्कूल से भाग शादी की थी, फिर वे थे गरीब परिवार के। मेरे पिता इतने पैसे वाले और प्रभावशाली व्यक्ति थे, उन्होंने मेरे पति को बहुत डराया। उनके पिता को बुलाकर धमकी दी कि अगर अपने बेटे को नहीं समझाया तो पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। वो हम दोनों का पहला प्यार था। बहुत छोटेपन से हम एक आर्ट स्कूल में थे, वहाँ से ही प्यार था।
उसके बाद मुझे छोड़ बाहर चले गए थे, हम हमेशा के लिए अलग हो गए। भारती के आंसू आ गए। कितनी दुख भरी कहानी है। फिर भी आपने शादी नहीं की। हंसी सुदर्शना। पगली, शादी प्यार सब जीवन में एक बार ही होता है। बेचारी भारती ने गहरी सांस ली। ये घटना उसने पति को सुनाई थी। संजीव ने ध्यान नहीं दिया, उल्टे समझाया था, देखो बड़े घरों में घटनाएं भी बड़ी बड़ी घटती हैं, तुम इतनी अंदर मत घुसा करो। अगले दिन भारती के पास करने के लिए कुछ खास काम नहीं था। संजीव की एक पुरानी अलमारी साफ करने की सोची। वैसी ये अलमारी उसके ससुर जी की थी। उसमें ससुर जी के कपड़े लत्ते जितने थे वे सब संजीव ने उनकी बरसी पर ही गरीबों में बांट दिए थे। उसके बाद से इस अलमारी में संजीव अपने पुराने कागजात पत्तर रखता था। फिर उसने एक छोटी स्टील की अलमारी खरीदी थी, उसको कोने में रख दिया। आज लगभग 6 साल बाद उसे भारती ने खोला था। सोचा इसकी मरम्मत रंगो रोगन कराकर चांदनी को दे देगी। भारती ने सोचा कि पहले सारा सामान नीचे उतारकर रैक अच्छी तरह साफ करके फिर सारा सामान झाड़कर ऊपर रखेगी। उसने सबसे पहले ऊपर के खाने को टटोला। एक लेदर का पुराना छोटा सा पोर्टफोलियो बैग लॉकर में मिला। आजकल इनका चलन समाप्त हो गया है, पहले था। संजीव को कभी लेते नहीं देखा, शायद ससुर जी का होगा। उस पर मोटी धूल की परत थी। एक फटे तौलिए का टुकड़ा ले वो बैग को लेकर कुर्सी खींचकर बैठ गई। पहले सोचा था ऊपर ऊपर से पोंछ कर रख देगी, पर फिर सोचा कि अब जब निकाला ही है तो अंदर के कागज पत्तर भी झाड़ दे। बेकार के कागज होंगे तो उनको फेंक बैग को हल्का कर देगी। बैग खोलते ही संजीव के स्कूल के कागज, रिपोर्ट कार्ड और कुछ सर्टिफिकेट मिले। उसने कभी बताया नहीं कि वो आर्ट स्कूल में भी जाता था। तभी चांदनी का हाथ ड्राइंग में इतना साफ है। पिता से विरासत में मिली सौगात है उसको। मन ही मन गर्व का अनुभव किया उसने। तभी उसकी नज़र एक लिफाफे पर पड़ी। कुतूहल के साथ उसने उसे उठाया। मथुरा के किसी फोटो स्टूडियो का लिफाफा है। मथुरा से तो दूर दराज तक इन लोगों का कोई मतलब नहीं है। हो सकता है ससुर जी कभी परिवार सहित दर्शन करने गए हों, तब फोटो खिंचवाया हो। उसने उसमें से फोटो निकाला और देखते ही उसके पूरे शरीर को मानो लकवा मार गया। संजीव और सुदर्शना विवाह की वेदी के सामने, विवाह के जोड़े और जयमाला के साथ। लगभग 19 से 20 वर्ष पुराना फोटो है। उस समय रंगीन फोटो कम लिए जाते थे, पर यह फोटो रंगीन है। सुदर्शना की मांग में लाल सिंदूर की रेखा, संजीव के गले में फूलों की माला, माथे पर टीका और गुलाबी चादर में गठ जोड़ा। दोनों की ही उम्र 16 से 17 वर्ष से कम ही है। बहुत बदल गए हैं दोनों, पर पहचानने में कोई परेशानी नहीं। पीछे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, संजीव वेट्स सुदर्शना। बेहोशी की दशा से उभर भारती को होश में आते ही मानो क्रोध का ज्वालामुखी फूट पड़ा। संजीव उसका वो पति जिस पर उसे गर्व है। वो अपने को सारी सहेलियों से ज्यादा पति सुहागिन मानती इतराती है। गर्व से फूली फूली फिरती है। वो विश्वासघाती है। वो पहले से ही विवाहित था। सुदर्शना उसकी पहली पत्नी ही नहीं, उसका पहला प्यार भी है। तो क्या आंचल में उसका फ्लैट लेना, फिर कामवाली के बहाने उसके घर में घुसना और फिर उससे परिवार में बेटी से इतना घुल मिल जाना, ये सब सोची समझी साजिश है। दोनों जरूर मिलते होंगे आज भी। ये सब जो हो रहा है सब इन दोनों की योजना है। वो मूर्ख की मूर्ख ही बनी रही। अपने ऊपर भी गुस्सा आया। क्या किया उसने? अपनी मूर्खता के कारण खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। पति पर इतना अंधा विश्वास अपनी कोई सहेली कभी नहीं करती है। एक वही आज तक मूर्ख बनकर धोखे की दुनिया में जीती रही, अब इस विश्वासघाती पति के साथ एक दिन भी नहीं रहेगी और उस डायन को उसी के फ्लैट में जाकर सबके सामने झाड़ू से पिटाई करके आएगी। तभी भारती की कुछ व्यवहारिक बुद्धि जागी। संजीव के साथ ना रहेगी ये तो तय है, पर वो जाएगी कहाँ? माँ बाप नहीं है, दादी भी नहीं है। घर पर बहुओं की सरकार है। वे ननद और उसकी बेटी को तो अपने घर पर पैर भी ना रखने देंगी। हाय क्या करूं मैं? सोच सोच कर बहुत रोई भारती। फिर आंसू पोंछ ठंडे दिमाग से सोचने बैठी।
14 वर्ष पूरे हो चुके थे विवाह को। चांदनी 10 वर्ष पूरा होकर 11वें साल में चल रही थी। उसने आज तक संजीव के चरित्र में कोई 19-20 नहीं देखा। उसकी किसी इच्छा को अपनी क्षमता में रहते अपूर्ण नहीं देखा। तब क्या पता था कि यह सब चालाकी थी। उसके सारे मन पर तो सुदर्शना का अधिकार था। आज दोनों के मुखौटे नोच फेंकेगी वो, आग लगा देगी परिवार को, और सबसे पहले इन मनहूस फोटो को, जिसे इतने वर्षों से सीने में छिपा रखा है और उसे भनक तक नहीं लगने दी। वो उठकर फोटो को लेकर गैस पर जलाने ले जा रही थी कि तभी एक बात ध्यान में आई। अच्छा, इतने वर्षों में कभी भी संजीव को अलमारी खोलते तो नहीं देखा। उसने फिर फोटो को देखा। 2 मासूम बच्चे ही लग रहे हैं। 5 से 6 वर्षों में ही अपनी चांदनी इतनी ही बड़ी हो जाएगी। संजीव उसका पति है। पति के धर्म को निभाने में कहीं भी वो चूका नहीं। किसी प्रकार की समस्या कठिनाई आई तो ढाल बनकर उसके सामने आ गया। उसे हर कठिनाई से बचाता रहा, उसे हर तरह से खुश रखने का प्रयास करता रहा। आज तक एक कटु शब्द तक नहीं बोला वो उससे। पति उसका इतना अच्छा है कि उससे उसकी हम उम्र स्त्रियां ईर्ष्या करती हैं। और सुदर्शना, वो भी तो ठीक बड़ी बहन की तरह उस पर लाड प्यार बरसाती है, उसका ध्यान भी रखती है, उसके लिए चिंता करती है। सब चालाकी तो नहीं लगती। संजीव भी अपनी सीमा में रहकर ही सुदर्शना से मिलता है, शालीनता बनाए रखता है, मर्यादा बनाए रखने में सतर्क रहता है। सुदर्शना भी संजीव के साथ व्यवहार में सदा ही औपचारिकता बनाकर रखती है, जबकि चांदनी और उसके साथ एकदम एकात्म होकर घुल मिल गई है। सब प्रकार के आमोद प्रमोद में घुल मिल उपभोग करती, जबकि दोनों रीति रिवाजों के तहत बंधनों के पति पत्नी हैं। पल में सारा क्रोध, सारी उत्तेजना शांत हो गई भारती की। उसका कितना ध्यान रखते हैं दोनों, वो आहत ना हो, मन में संदेह ना हो, उसका विश्वास न टूटे, यही सोच वे कितने संयत, कितने सतर्क होकर एक दूसरे से औपचारिक संपर्क बनाकर रखते हैं। कितना कष्ट होता होगा उन दोनों को ही। एक दूसरे को समर्पित थे दोनों। बाल बुद्धि में भागकर भले ही विवाह किया हो, पर विवाह तो झूठा नहीं था। भले ही समाज ने दोनों को खींचकर अलग कर दिया हो, पर मन का बंधन क्या टूटता है कभी। सच तो ये है कि वही खुद सुदर्शना का संसार, अधिकार, यहाँ तक कि पति कब्जा किए बैठी है। ये दोनों तो तिल तिल कर मरकर भी जी रहे हैं प्रतिदिन। एक दूसरे को सामने पाते ही कितनी पीड़ा होती होगी मन में। उसे दुख ना हो, यही सोच वे दोनों सहज भाव से बस अच्छे पड़ोसी की तरह एक दूसरे से हंसते बोलते योजनाएं बनाते हैं, बस इसलिए कि उसके सुखी जीवन में दुख की छाया ना पड़े। और एक वो है कि उनको ही अभियुक्त बनाकर कटघरे में खड़ा करने चली थी। छी छी, कितना ओछापन है उसमें। संयोग से सुदर्शना को संजीव फिर से मिल गया, पर अब वो उसका नहीं, भारती का पति है। चाहती तो वो भारती से उसके पति को छीनने की कोशिश कर सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो उसकी बहन और संजीव की अच्छी दोस्त बन गई, इस परिवार की सच्ची शुभचिंतक बन गई, और वो उस पर ही आक्रोश में भरकर अपने हाथ से सजाए गृहस्थी में आग लगाने जा रही थी। कितना छोटा मन है उसका। आशुपोष भारती ने फोटो को लिफाफे में भरकर बैग में रखकर धूल की परत समेत जहां था वहीं रख दिया। ताला लगा, उसने हाथ धोए। खिड़की से ठंडी हवा के झोंकों ने आकर उसके माथे को चूमा। उसका मन हल्का हो गया, मानो हरी घास के ऊपर श्रृंगार के फूल बिखर गए हों। उसने सोचा आज रात सुदर्शना को खाने पर बुला, उसके पसंद के दही बड़े, आलू पराठा बनाएगी, जो संजीव और चांदनी को भी पसंद है, और उसे तो है ही। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।